देखो, हम लोग मार्केट चैप्टर का सिर्फ मोनोपोली मार्केट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। मार्केट, मोनोपोली मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पर सिर्फ एक सेलर होते हैं। ठीक है। तो मोनोपोली मार्केट कैसा मार्केट होता है? जहां पर वन सेलर होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं सिंगल सेलर। दूसरा बात यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है हम लोग अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का देखें तो इंडस्ट्री में एक यूनिट का ज्यादा चार्ज होता है और हाउस होल्ड में पर यूनिट अलग चार्ज होता है। मतलब अगर घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करो तो एक यूनिट का 10 रुपया लगता है। तो इंडस्ट्री में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है तो एक यूनिट का 12 रुपया लगता है। तो वो लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सेम चीज ही दे रहे हैं बट डिफरेंट प्राइस में। तो इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद बोल रहा है कि और क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस बहुत ज्यादा होता है। मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस बहुत एक्सट्रीम होता है। मतलब इस ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स पढ़ रहे हैं। मोनोपोली मार्केट होता कैसा है? मोनो कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है प्राइस के ऊपर। मतलब वो चीज मोनोपोली में क्या होता है? एक ही सेलर है और बहुत सारे बायर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, रेलवे है, इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे का एक ही सेलर है, गवर्नमेंट। तो अभी वो जो चाहे वो टिकट का प्राइस वो रखेगा। कोई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सोचो अगर अभी कहीं जाने का प्राइस है 3000, 2 दिन बाद न्यूज में आ गया कि उसका प्राइस हो गया 3200 वहां जाने का एक टिकट का। तो वो प्राइस रहेगा, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सेलर होता है उसके पास एक्सट्रीम कंट्रोल होता है प्राइस को लेकर। फिर बोल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी बहुत स्मॉल होता है। स्मॉल प्राइस इलास्टिसिटी होता है। मतलब इसका मतलब या फिर लेस बोलते हैं, लेस लेस इलास्टिसिटी। इस दोनों ही वर्ड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी क्या होता है ये हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ लेते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर अगर सोचो हम लोगों को ट्रेन का टिकट कितना था? 3000 का। पर हम लोगों को 3000 में ट्रेवल कर, अब क्या किया गवर्नमेंट? प्राइस बढ़ा दिया, 3200 कर दिया। तो भी हम उसी से जाएंगे। मतलब मेरे को तो जाना है ट्रेन से। तो हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं? कुछ पैसेंजर ऐसे होंगे जो शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे ट्रेन में। पर ज्यादातर चांसेस क्या है? मोनोपोली में इलास्टिसिटी बहुत कम होता है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज। प्राइस की वजह से मेरा डिमांड चेंज होना। यहाँ पे ये बहुत कम होता है। प्राइस चेंज होता भी है तो हम लोग का डिमांड चेंज नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करना कम कर देंगे पर यूज करना कम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेस इलास्टिसिटी है, बहुत कम चेंज आता है हम लोगों के डिमांड में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनोपोली की। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। मोनोपोली का इक्विलिब्रियम समझने के लिए रेवेन्यू कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये कॉस्ट एंड रेवेन्यू अलग से चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। हम यहाँ पर रेवेन्यू फिर से पढ़ा देते हैं बट वहां से एक्चुअली हम लोग ये पढ़कर आए हुए हैं। बट स्टिल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूनिट, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सबको पता है, इनकम, प्रॉफिट। ठीक है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं रेवेन्यू का मतलब है इनकम। ठीक है। तो अब हम लोग 0 यूनिट बेचेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हम लोग धीरे धीरे ज्यादा सेल करेंगे। जैसे जैसे हम लोग ज्यादा सेल करेंगे हम लोगों का टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है। तो कुछ नहीं बेचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक बेचे तो 10 रुपीज आया। तो सबसे पहले चार्ट कॉपी कर लो।
ये हम लोग क्या देखें, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा सेल करेंगे वैसे वैसे हम लोगों का रेवेन्यू इंक्रीज होता जाता है। पर एक सर्टेन टाइम आएगा जब हम लोग और सेल कर भी लेंगे तो भी हम लोग का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद भी और भी सेल करते जाएंगे तो हम लोगों का रेवेन्यू गिरने लगेगा। ठीक है, इसलिए तो पहले कैरेक्टरिस्टिक नोट करना है टोटल रेवेन्यू का बिहेवियर कैसा होता है। टोटल रेवेन्यू ऐसा होता है कि हम लोग धीरे धीरे सेल करते जाएंगे, ज्यादा सेल करते जाएंगे तो पहले रेवेन्यू इंक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा और फिर ये डिक्रीज होने लगेगा। तो इसमें हम लोग 3 कैरेक्टर नोट डाउन किए, पहले सिर्फ नोट डाउन करना है फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले 3 कैरेक्टर नोट डाउन करो। अब टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला है P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू बाय यूनिट्स। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड कर लेंगे। 10 divided by 1, 10, 18 by 2, 9, 25 by 3, 8, 28 by 4, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। ये हम लोगों का क्या है? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कंटिन्यूअसली गिरते जाता है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन यूनिट। तो सिंपल बात है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है तो पहले क्या है? डैश, फिर कितने का चेंज है? 10 का, फिर कितने का चेंज है? 8 का, फिर 6 है ना, हाँ, फिर कितने का चेंज है? 12, सॉरी 4, फिर कितना? 2, 0, फिर माइनस होने लगा, गिरने लगा ये, तो 28 माइनस 30 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8। तो हम लोग क्या कैरेक्टर नोट डाउन कर रहे हैं? जैसे जैसे यूनिट सोल्ड इंक्रीज होगा, टोटल रेवेन्यू पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। एआर कंटिन्यूअसली गिरता है बट पॉजिटिव रहता है और कभी भी जीरो नहीं होता है। एक चीज याद रहे, जीरो नहीं हो रहा है। इसको जीरो होने के लिए इन दोनों में किसी एक को जीरो होना होगा। और अगर हम लोग कुछ भी सेल कर रहे हैं तो कभी कुछ पैसा नहीं आया बेचने से, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है हम लोग को कम इनकम होने लगे, पर हम लोग को जीरो रेवेन्यू आने लगा है, ये नहीं हो सकता। हम लोग बेच रहे हैं तो कुछ पैसा तो आएगा, तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। यूनिट तो बढ़ता जाएगा, तो कभी ए आर जीरो नहीं हो सकता। तो याद रहे, ए आर कैन नॉट बी जीरो। एआर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। एमआर का क्या कैरेक्टर होता है? एमआर पहले डिक्रीज होता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखें? पहले इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है और फिर डिक्रीज होता है। इसमें क्या कैरेक्टर है? ये पहले डिक्रीज होता है, फिर जीरो होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को एकदम डिटेल में जानना। अब एक चीज और नोटिस करो, जब एआर गिरता है तो एमआर भी गिरता है, पर एआर से ज्यादा से गिरता है। मतलब ये 10 से 9 हुआ, 1 से गिरा, ये 10 से 8 हुआ, 2 से गिरा, फिर ये 1 से गिरा, ये 2 से गिरा। तो हर बार ये 1 से गिर रहा है, ये 2 से गिर रहा है। तो हम लोग क्या देखें? व्हेन AR falls, MR also falls, but less than AR। ये हम लोग नोट डाउन किए। ठीक है, और ये कंटिन्यूअसली ही गिरता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अब करना क्या है? अब इसमें ये जानना है कि टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर हम लोग बाकी सारी चीज का यहाँ पे डायग्राम करेंगे। इसके बाद अब हम लोग को क्या बोल रहा है? इसके बाद बोल रहा है डायग्राम। डायग्राम जानना क्यों जरूरी है? एक तो रिटन एग्जाम में बनाना ही पड़ेगा,
पर एमसीक्यू एग्जाम में इमेजिन करके आंसर देने के लिए डायग्राम इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग डायग्राम के बारे में क्या जानते हैं? ये हम लोगों का ये 0 से शुरू होता है, क्योंकि जब कुछ नहीं बेचेंगे तो कुछ अर्न नहीं होगा, तो टीआर कैन बी 0। स्टार्ट तो 0 से हो ही सकता है, पर ये पहले बढ़ते जाता है, फिर मैक्सिमम में रीच करता है, फिर गिर जाता है, यही होता है। तो दिस इज टीआर। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम लाइन है, यहां से अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अब हम लोग एआर और एमआर के बारे में क्या जानते हैं? एआर और एमआर स्टार्ट ही होता है एक सर्टेन पॉइंट से, इसको 0 कंसीडर नहीं करते, ये कुछ नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ ये लॉजिक हो सकता है कि कुछ नहीं बेचे तो कुछ अर्न नहीं हुआ, इट कैन बी 0, ये 0 से, बट ये 0/0 कोई 0 नहीं होता है, ये डैश होता है। ठीक है, तो ये दोनों शुरू ही होता है 10 से और साथ में शुरू होता है, इसलिए कम से कम यहां से शुरू होगा। अब जब एआर गिरेगा तो एमआर भी गिरेगा, तो एआर गिर रहा है, दिस इज एआर, एआर कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, एमआर भी गिरेगा, पर एआर अगर यहाँ इतना गिरा तो एमआर उससे ज्यादा से गिरा, उसके नीचे है, उसके लेस देन पोजीशन पे खड़ा है, और ये गिरते गिरते 0 भी हो गया और फिर नेगेटिव भी हो गया। ये 0 का लाइन रहता है, ये 0 है, जो इसको टच किया वो 0 है। ठीक है, तो बोल रहा है यहाँ पर कि जहां पर टीआर मैक्सिमम होता है वहां पे एमआर 0 होता है। देखो, जहां पे टीआर मैक्सिमम हुआ है वहां पे ही एमआर 0 हो गया है, और एआर का कोई खास पोजीशन नहीं है, ये गिरे ही जा रहा है, इसका कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्राम इस तरह हम लोग को याद रखना है, बहुत सारा एमसीक्यू आएगा इससे। बैरियर टू एंट्री का मतलब होता है मोनोपोली मार्केट में कोई नहीं घुस सकता, बैरियर मतलब रेस्ट्रिक्टेड, मना है। यहाँ पर अगर हमको मन है कि हम भी अपना ट्रेन निकाले, जैसे प्लेन प्लेन प्राइवेट हो गया है, एरोप्लेन अभी प्राइवेटली भी फ्लाई कर रहा है, पर इंडियन रेलवे अभी भी पूरा मोनोपोली है, गवर्नमेंट का है। तो बेसिकली अगर मेरे को मन है अपना एक ट्रेन लॉन्च करने का, तो वो हम नहीं कर सकते, बैरियर टू एंट्री है इंडियन रेलवे में। 6th हम लोग कह सकते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर गवर्नमेंट के ट्रेन में नहीं जाना है तो और कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं है, जाना है तो गवर्नमेंट का ही ट्रेन में जाना पड़ेगा। अगर बात करें सीएससी का, इलेक्ट्रिसिटी एरिया वाइज डिवाइडेड है, जिस एरिया में सीएससी का इलेक्ट्रिसिटी है उस एरिया में सीईएससी का ही इलेक्ट्रिसिटी है। अगर वहां पे हमको मैंने न्यू टाउन वाला ले लेंगे या ये कोई और इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जहां पर जिसका है, तो यहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर हम लोग रहते हैं नॉर्थ कोलकाता में और वहां पे सीएससी अवेलेबल है, हमको माने न्यू टाउन वाला इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो काकुरगाची में या फिर कोई भी नॉर्थ कोलकाता में अगर सीएससी का है तो वहां पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो मोनोपोली मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये वाले पॉइंट को, डिग्री ऑफ कंट्रोल को हम लोग मार्केट पावर कहते हैं। मार्केट पावर का मतलब होता है जिसका मार्केट है उसी का पावर है, इसलिए मार्केट पावर कहते हैं। मार्केट पावर मतलब प्राइस के ऊपर कंट्रोल, उस वर्ड को हम लोग कहते हैं मार्केट पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जान गए हैं कि एआर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस फिक्स्ड होता है। वहां अगर हम लोग पढ़े, वहां का अगर नॉलेज ले, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस इज फिक्स्ड। अगर 1 किलो आलू का दाम 10 रुपया है तो 2 किलो आलू लेंगे तो भी 20 रुपया ही रहेगा, 3 किलो आलू लेंगे तो 30 रुपया रहेगा। इट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज फिक्स्ड, पर मोनोपोली मार्केट में प्राइस इज नॉट फिक्स्ड। यहाँ प्राइस कैसे होता है हम तुम लोगों को समझाते हैं। नॉट इन एवरी केस बट इन सर्टेन केस। अगर हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो पहला यूनिट का 10 रुपया लगेगा। जब हम सेकेंड यूनिट यूज करेंगे तो 9.5 रुपया लगेगा। जब हम तीसरा यूनिट यूज करेंगे तो 9 रुपया लगेगा।
जैसे जैसे हम यूनिट इंक्रीज कर देते हैं ये एक सर्टेन टाइम तक रिड्यूस होता है। तो टोटल यहाँ पे प्राइस इज नॉट फिक्स। अगर बात करते हैं मोनोपोली मार्केट का, तो यहाँ पर प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पर प्राइस फिक्स्ड नहीं है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में फिक्स्ड प्राइस है, यहाँ पर प्राइस फिक्स नहीं है, यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रहे प्राइस कंटिन्यूअसली फॉल करता है, इसी वजह से मेरा टोटल रेवेन्यू एक सर्टेन टाइम तक, जैसे तुम लोग को बता रहे हैं, अगर मेरा प्राइस फॉल कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम तक हम इतना यूनिट बेच रहे हैं, दाम गिरता जा रहा है, मेरे को फायदा हो रहा है। हम और भी दाम गिराए जा रहे हैं तो मेरे को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, मेरा इनकम पहले से भी कम होने लगेगा। मतलब और दाम नहीं गिराना है, एक लिमिट है। जैसे सोचो 4 यूनिट हुआ, वो 8.5 रुपया कर दिया, पर इसके बाद अगर हम 8 रुपया में देने लगे तो मेरे को लॉस होना, मतलब मेरा रेवेन्यू गिरने लगेगा। तो हम उसके बाद तुम लोग 5 यूनिट भी यूज करोगे तो हम 8.5 रुपया ही रखेंगे। तो ये मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस। हम सोच लिए कि हम फिर यही प्राइस मेरे लिए सही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि उसके आगे मेरा और नहीं सेल करना है, तो वो हमको इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स करना है कि हम कितना कैसे अपना प्राइस रखे, वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो बेस्ट प्राइस है। ठीक है, तो अभी इस चीज को कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम लोग इक्विलिब्रियम डिसाइड करना पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली मार्केट, कितना प्राइस रखना और उस पे कितना आउटपुट बेचेंगे तो सही रहेगा। ये कैसे समझ में आएगा कि कितना प्राइस में बेचे तो ठीक रहेगा मेरे लिए? ये हम लोग 2 रन होता है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन, 2 रन है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मतलब समझा देते हैं। शॉर्ट रन का मतलब है विद इन 1 ईयर, जो भी चीज कर रहे हैं विद इन 1 ईयर कर रहे हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट रन। ठीक है, शॉर्ट रन में टोटल 3 चीज हो सकता है। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम को हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं। अब 3 चीज हो सकता है, 3 चीज हो सकता है। पहला, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, मतलब मोनोपोली में शॉर्ट रन में हम लोग को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है। 3 चीज हो सकता है, पर सिर्फ शॉर्ट रन में। याद रहे शॉर्ट रन में 3 कंडीशन होता है। अभी ये जो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम अचीव करने का 2 कंडीशन है। ठीक है, वो 2 कंडीशन क्या है? ये पूरा मोनोपोली मार्केट का हम लोग जब ये 3 चीज पढ़ेंगे कि तीन चीज यहाँ पर हो सकता है। देखो मोनोपोली मार्केट, सोचो हम लोग मोनोपोली सेलर है, हम लोग का है, सोचो इंडियन रेलवे, हम लोग गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हम लोग है मोनोपोली सेलर, हम लोग ही है जो मोनोपोली मार्केट चला रहे हैं। खुद मोनोपोलिस्ट बनकर सोचो, मोनोपोलिस्ट बनकर सोचो, हम लोग अगर इसी तरह ट्रेन का टिकट का प्राइस रख रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को कितना टिकट का प्राइस रखना चाहिए जो सही रहेगा? तो कभी हम लोगों को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और इसमें हम लोग को लॉस भी हो सकता है। इंडियन रेलवे बहुत बार ऐसा प्राइस रख देता है जिससे इंडियन रेलवे लॉस में जाने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और कितनी बार ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। बट ये 3 चीज सिर्फ शॉर्ट रन में हो सकता है, विद इन 1 ईयर। उसके बाद कोई और चीज होने शुरू हो जाता है। तो बेसिकली 2 कंडीशन है इस मार्केट में, 2 कंडीशन है, मतलब 2 कंडीशंस। कंडीशन होता है शर्त, मतलब कहाँ कितना हम लोगों को बेचना चाहिए, इसका कंडीशन। पहला कंडीशन है MR इज इक्वल टू MC, MR MC के इक्वल रहना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू शुड इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा कंडीशन है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो।
जहां पर MCMR को नीचे से काटेगा वो जगह हम लोग के लिए एकदम सही रहेगा। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है तो हम लोग का 3 कंडीशन है, तीन सिचुएशन है। पहला है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब मेरे को पहले बताओ, अब हम लोग को जानना है नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है। क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा, एकदम क्लियर नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, देखो सोचो हम लोगों का एक कपड़े का शॉप है, ठीक है। अब सोचो हम लोगों का एक कपड़े का शॉप है, ठीक है। हम लोग क्या सेल करते हैं, हम लोग शर्ट सेल करते हैं। इस शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, 1000। हम लोग MRP जो चिपका के रखते हैं वो MRP का चिपका के रखे हैं 1000 रुपया, ठीक है। अब हुआ ये कि इस शर्ट को हम खरीद कर लाए हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस है इस शर्ट का 700 रुपया। तो हम क्या सोचे, हम प्रॉफिट कर लेंगे 300 रुपया, यही सोचे हम। पर ऐसा नहीं है, एक शर्ट को 700 कॉस्ट प्राइस हम उसका कैसे बोल सकते हैं। हम जो शॉप रन करते हैं इसको तो हम घर से नहीं बेचते हैं। मेरा एक दुकान है और जो दुकान है वो भाड़े का दुकान है, रेंटेड है, मेरा खरीदा हुआ नहीं है। तो हम उसके लिए रेंट देते हैं। तो मेरा बहुत सारा खर्चा है। क्या क्या खर्चा है एक शॉपकीपर का, पहला रेंट देता है, दूसरा उसका इलेक्ट्रिसिटी लगता है, वो दिन भर AC फैन लाइट चला के रखता है। तीसरा एम्प्लॉइज जो उसके शोरूम में दो तीन एम्प्लॉय रखा है उसका सैलरी है। फोर्थ, कभी कुछ मिसेलेनियस रखा है, कुछ टूट फूट गया, कोई आया तो उसको खिलाओ, बोलता है आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, ये सब बोलने का मिसेलेनियस। अब ये जो खर्चा है वो क्या अपने पॉकेट से करेगा, नहीं, वो इन सारे खर्चे को भी किस में ऐड कर देगा, शर्ट के कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देगा। ऑब्वियसली रेंट ये सब अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, नहीं तो ये सब तो लॉस होता रहेगा। तो वो इन सारे का भी जो कॉस्टिंग है उसको इस शर्ट में ऐड कर देगा। तो जब वो इन सब का खर्चा का एवरेज निकाला तो हर शर्ट का दाम 100 रुपया से बढ़ गया। एक एक शर्ट का कॉस्ट प्राइस हो गया 800 रुपया। तो अब प्रैक्टिकली उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। ठीक, वो ये हिसाब किताब अपना करके रखा है कॉपी में, ठीक है। अब हम लोग गए उसके शॉप में शॉपिंग करने के लिए, उसको बोले कि भैया ये शर्ट कितने का है, वो बोला 1000 का। हम ले 1000 में नहीं, हम आपको इसका 700 देंगे। वो बोलेगा मेरा तो इतना कॉस्टिंग ही नहीं है, मेरा कॉस्टिंग ही पड़ रहा है इसका 800 रुपया। हम लोग बोलेंगे नहीं, ये शर्ट 700 का कॉस्ट प्राइस है, हम 700 में ही लेंगे। वो मेरे को बोलेगा ठीक है, आप एक काम करिए, आप 700 में ले लीजिए, पर मेरा इसमें अब 1 रुपया भी नहीं बचेगा। इनफैक्ट मेरे को तो लॉस हो रहा है, मेरा 1 रुपया नहीं बचेगा, हम आपको अपना खरीद दाम में दे रहे हैं, ठीक है। अब वो नहीं, वो 700 में नहीं मानेगा, वो बोलेगा कम से कम हम आपको 800 में दे देंगे। हम लोग बोलेंगे कि ठीक है चलिए 800 में दीजिए। वो हम लोग को बोलेगा कि हम आपको अपना पूरा खरीद दाम में दे रहे हैं, मतलब जितने में हम ये शर्ट खरीद के लाए थे कॉस्ट प्राइस में उतने में ही हम आपको दे रहे हैं, मेरा 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं बच रहा है, ठीक है। हम लोग 800 में खरीद कर लेकर चले गए। वो शॉपकीपर हम लोग अब बाहर निकल कर बोल रहे हैं कि कभी कोई अपना सामान कॉस्ट प्राइस में नहीं बेचता है, जरूर उसको इससे कम में पड़ रहा होगा तभी वो 800 में दे रहा है, प्रॉफिट तो फिर भी हुआ ही होगा। बट रियल में वो अपना कॉस्ट प्राइस में दिया है, क्योंकि वो अगर 700 में बेचेगा तो ये 100 रुपया का तो उसको लॉस होगा जो अपने पॉकेट से देना पड़ जाएगा। तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 800, क्योंकि ये 100 रुपया खर्चा भी तो है ये सब का। तो इसलिए रियल में उस शर्ट का कॉस्ट प्राइस था 800। खरीद के भले लाया था वो 700, पर कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है शर्ट का, 800, ठीक है। तो ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। अगर वो 800 में भी सेल करता है
तो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 रुपया का। क्योंकि एकदम एक्चुअली देखो तो वो 700 में शर्ट का रियल कॉस्ट प्राइस तो 700 ही था, वो उसमें एक्सपेंस जोड़ के उसको 800 का बनाया था और बोल रहे हैं हम 100 रुपया का प्रॉफिट किए। उस सेंस में देखो तो वो 100 का प्रॉफिट किया, सिर्फ शर्ट के सेंस में देखो तो वो 100 का प्रॉफिट किया, बट प्रैक्टिकली वो कोई प्रॉफिट नहीं किया। इसलिए वो बोलता है 800 में बेचने के बाद कि मेरा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है। मतलब हम सेल भी 800 में किए, मेरा कॉस्ट प्राइस भी 800 था, वो ये वाला 800 को अपना कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो उसको 100 रुपया का ये हुआ, दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। बट 700 में ही बेच देगा तो ब्रेक इवन, तब तो नो प्रॉफिट नो लॉस। पर यहाँ पे शर्ट के व्यू पॉइंट से देखो तो 100 रुपया का फायदा तो वो किया है, इसलिए कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग। तो अगर हम लोगों के एग्जाम्पल से जाएं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? असली प्रॉफिट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस था 1000, मेरा कॉस्ट प्राइस था 800, ये जो 200 का प्रॉफिट किए, जो असली प्रॉफिट है, दिस इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है अगर मेरा सेलिंग प्राइस है 800 और इसका कॉस्ट प्राइस है 700, तो ये 100 रुपया इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। अगर लॉस क्या है? लॉस तो सभी को पता है, हम सेलिंग प्राइस रख दिए हैं 600, मेरा कॉस्ट प्राइस है 700, तो मेरा 100 रुपया हो गया लॉस, ये तो सबको पता है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 700 होगा, तो दिस इज माई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जब वो 800 में भी बेच लेता है तब भी वो कुछ प्रॉफिट तो करता है, विच इज नॉट प्रैक्टिकली अ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है नहीं। बट अगर सिर्फ शर्ट के व्यू पॉइंट से देखो तो 100 रुपए का प्रॉफिट किया है, और यहाँ पे तो पूरा पूरी लॉस ही किया है। पर ये अभी हम लोग समझे हैं नंबर से, इसी सेम बात को समझना है डायग्राम से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा AR, MR, MC ये सब यूज करके, नॉट SP, CP ये सब यूज नहीं करेगा। तो अभी हम लोग यही बात को सीखेंगे डायग्राम से। तो डायग्राम में सारा जितना चैप्टर में पढ़ाए हैं सारा बात माइंड में रिकलेक्ट करो और फिर समझो। अभी पढ़ रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में होता क्या है? डेफिनेटली ऐसा एक डायग्राम होता होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का एक AR होता होगा, एक MR होता होगा। AR है ऐसा, MR है ऐसा। ठीक है, ये अभी डायग्राम सीख के आए, अभी ऐसा क्यों है हम लोग पढ़कर आए, यही शेप क्यों है। ठीक है, ये दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। MC हम लोगों का यू शेपेड कर्व है, MC यू शेपेड कर्व है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग पहले AR दिए फिर MR दिए। MC यू शेपेड होता है, क्यों होता है? ये कॉस्ट चैप्टर में हम आंसर देंगे MC यू शेपेड ही क्यों है। और ATC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेपेड होता है। ये दो डायग्राम इग्नोर करो। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि हम लोगों का डायग्राम है, ये AR है, ये MR है, MC यू शेपेड कर्व है। कंडीशन क्या था? हम दो कंडीशन लिखाए थे। पहला था MR इज इक्वल टू MC, तो ये MR है, ये MC है, दोनों इक्वल कहाँ पे हुआ है? यहाँ पर। तो ये हम लोगों का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, अरे ये हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये जहां पर हम लोगों का ये हुआ, ये वाला जो जगह है यहाँ देखो AR और ये लाइन, देखो ये तो आउटपुट डिसाइड हो गया। हम लोगों को क्या जानना है इससे? इक्विलिब्रियम आउटपुट, मतलब कितना बेचे, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस, कितने प्राइस में बेचे। हम लोग को डिसाइड करना है कितना आउटपुट बेचे
और किस प्राइस में बेचे। तो आउटपुट डिसाइड हो गया है। जहां पे MR इज इक्वल टू MC होता है वहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आउटपुट का लाइन होता है, ये आउटपुट का लाइन होता है। तो आउटपुट इज डिसाइडेड, क्वांटिटी कितना है इतना बेचेंगे, पर कितने प्राइस में बेचेंगे वो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये जो AR का लाइन है वहां पे ये वाला क्लोज कर देंगे। जो ये AR वाला लाइन रहेगा और ये वाला लाइन रहेगा, जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और दूसरा, जहां पर हम लोगों का ATC ड्रॉ करेंगे, यहां से हम लोग ATC ड्रॉ करेंगे। ATC कहाँ पे बना, यहाँ पर, तो ये वाला जगह को क्लोज कर देंगे। ATC ड्रॉ किए हैं, ये ATC नीचे रखेंगे। AR के नीचे रहता है AC। देखो, ये हम ATC को ही AC कहते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी यू शेपेड होता है, MC भी यू शेपेड होता है। AC हमेशा नीचे होता है रेवेन्यू से, ठीक है। पहले नीचे होता है, फिर देखो ये पहले ऊपर में था, मतलब AR का कैरेक्टर, AC का कैरेक्टर कैसा होता है, AC का कैरेक्टर होता है पहले ये गिरता है, दूसरी बार में ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब मिनिमम हो जाता है, और तीसरे बार में ये बढ़ने लगता है। AR को हम लोग क्या कैरेक्टर देखे थे, AR कंटिन्यूसली गिरता है, AR कंटिन्यूसली गिरता है। पर AC का क्या कैरेक्टर होता है, AC पहले गिरता है, फिर मिनिमम में पहुंचता है, फिर बढ़ने लगता है। तो AC कैसा हुआ, पहले गिरा, फिर मिनिमम हो गया, फिर बढ़ने लगा। पर ये हमेशा ये पॉइंट कहाँ पे ये हम लोग जोड़ेंगे, जहां पे AC AR के नीचे चला जाएगा। तो AR ये है, AC ये है, नीचे चला गया, जोड़ दिए। अब हम लोगों का कॉस्ट प्राइस इतना है, ये कॉस्ट है, और ये हम लोगों का सेलिंग प्राइस है। तो इतना पोर्शन हम लोगों का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये डायग्राम बनाते वक्त हम लोग को ध्यान रखना है कि ये नीचे ही जाए, नहीं तो ये बॉक्स तैयार नहीं हो पाएगा एग्जाम में। तो ये हमेशा याद रखना, डायग्राम करते वक्त ये फोकस रखना कि ये वाला जो है ये थोड़ा नीचे आए, तभी ये लाइन अलग होगा। ये हुआ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अभी नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट में, अच्छा यहाँ क्या होता है, हम लोगों का एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होता है, तभी तो प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तभी तो कोई प्रॉफिट कर सकता है। ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से। पर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, AR इज इक्वल टू AC। हम लोग का रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, तभी तो कहते हैं कि मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब कैसे नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट और रेवेन्यू के सेम होने से, वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा रूल सेम रहेगा, AR गिरेगा, MR भी गिरेगा, दोनों गिरेगा, पर AR पॉजिटिव रहेगा और MR जीरो होके नेगेटिव हो जाएगा। ये पढ़कर आए हैं, MC यू शेपेड कर्व होता है, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट तो डिसाइड कर लेते हैं, क्वांटिटी डिसाइडेड है, और यहाँ जहां पर AR और ये वाला लाइन कट किया, वहां पे हम लोग इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। इसको जहां पर क्लोज करते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पर जब ये लाइन से AR कट हुआ था तब हम उसको बोले थे सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर भी जब ये कट हुआ है इस लाइन से AR, तो हम इसको सेलिंग प्राइस बोल दिए। पर यहाँ पे जब तुम लोग ड्रॉ करोगे ना AC को, AC ना इसके ऊपर से ही ड्रॉ करना, याद रखना होगा, इसका मिनिमम इसके ऊपर से ही आएगा, ये याद रहे। ये ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखना, नॉर्मल प्रॉफिट में ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि बराबर रखना है। तो AR लाइन कौन सा है, ये AC का मिनिमम पॉइंट कौन सा है, ये दोनों ये है, तो यही कॉस्ट प्राइस भी है।
ये इक्वल दिखेगा, यहाँ कोई नॉर्मल प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। याद रहे एआर का लाइन भी एसी का लाइन को इक्वल रखना है, तभी कोई लाइन तैयार नहीं होगा। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि लॉस भी हो सकता है। लॉस भी कैसे हो सकता है? एआर है ये, एमआर है ये तो ऐसा ही रहेगा एमसी। आउटपुट डिसाइडेड है इतना, एआर के लाइन पे यहाँ पर। अब लॉस के लिए कॉमन सेंस की बात है, मेरा क्या होना चाहिए? कॉस्ट ज्यादा हो जाना चाहिए रेवेन्यू से। अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा, इनकम कम होगा, तभी मेरे को लॉस होगा। तो ये तो कंडीशन कोई भूल गया ऐसा बात है नहीं, तो कॉमन सेंस है। मेरा अर्निंग से ज्यादा कॉस्ट है, तो अभी जो मेरा कॉस्ट रहेगा वो एआर के ऊपर रहेगा। हम जब ये यू शेप देंगे एसी का, तो हम एआर के लाइन के ऊपर देंगे, क्योंकि हमको बताना है कॉस्ट ज्यादा है। तो एग्जाम में कोई भूल नहीं जाता है कि इसका नीचे देना था कि ऊपर देना था, क्योंकि वो समझ कर गया है। तो अभी हम जो एसी का लाइन बनाएंगे वो ऊपर बनाएंगे। एआर यहाँ है और इसका लाइन यहाँ है। मेरा एसी कहाँ है? यहाँ। तो हम ये कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे। ये था सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऊपर चला गया है, कॉस्ट के ऊपर जाने से इतना पोर्शन इज माई लॉस। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट रन में बेसिकली कुछ भी हो सकता है, तीनों केस में कुछ भी। पर अगर लॉन्ग रन का बात करें, तो लॉन्ग रन में मोनोपोली सिर्फ और सिर्फ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ याद रखना है लॉन्ग रन में। जैसे अगर तुम लोग को एक बात बताएं, मतलब ये मोनोपोली का एग्जाम्पल नहीं है, बट फिर भी हम तुम लोग को बोल रहे हैं, मॉल बिजनेस अगर ले लो, मॉल के केस में क्या होता है? अगर एक साल के अंदर का स्टोरी देखो, तो वो मे भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है, हो सकता है मॉल नॉर्मल प्रॉफिट पे रन कर रहा है, और कितना मॉल तो ऐसा है जो लॉस में रन कर रहा है, क्योंकि शॉप नहीं चल रहा उस मॉल का, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग आते ही नहीं है। तो वो कितना भी प्राइस कम कर ले, लोग वहां नहीं जाते हैं, तो वो लॉस मेकिंग मॉल होता है। ठीक है। पर लॉन्ग रन में जब वो सारा शॉप अपना अपना कॉस्ट रिकवर कर चुका है, कोई अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, लॉन्ग रन में कोई भी मॉल बना है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया होगा, बस रूट और गाड़ी रूट सब खुल चुका होगा। तो लॉन्ग रन में एक कोई भी चीज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, क्योंकि वो कॉस्टिंग उठा चुका है। ये स्टोरी मेट्रो का भी है, फ्लाईओवर का भी है। कोई भी बड़ा चीज लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करने लगता है, प्रॉफिट अर्न करने लगता है मतलब सुपर प्रॉफिट।